हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो, हम विजय सीरीज के माध्यम से उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करते हैं जो कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं या अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग वो प्रश्न डील करेंगे जो कहीं न कहीं आए हुए हैं, जैसे MPPNST में आया हुआ है या BHU में आया हुआ है या डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में आए हुए प्रश्नों को आज हम डील करेंगे। ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो इस बार ख्वाब देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेने का। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिए जिनका ख्वाब है इस बार मेडिकल कॉलेज फतेह करने का। तो चलिए बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर। तमाम विद्यार्थी इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जो आंसर ठीक लगे वो आंसर देंगे। जी हाँ, प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट। क्या पूछा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हाईएस्ट। ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की सबसे अधिक किसमें है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट किसमें है। ऑक्सीकरण अवस्था, जी हाँ, ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा किसमें है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपका MPPMT में आया हुआ है और BHU में आया हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है? NH3 N3H। प्यारे विद्यार्थियों, आपको नाइट्रोजन की निकालनी है। किसकी पूछी है? नाइट्रोजन की। तो आप इसको X मान लीजिए, ठीक है। तो आपने X माना, 3 नाइट्रोजन है तो 3X। और आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? +1 चार्ज होता है। जी हाँ, बिल्कुल +1 चार्ज होता है। तो +1 इज इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो x क्या हो गया मेरे दोस्तों? x कितना हो गया? तो 3x इज इक्वल टू -1। तो x क्या हो गया? -3/1/3। जी हाँ, बिल्कुल 1/3। इसकी ये आ गई। मैं दूसरे की बात करूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसमें आपको नाइट्रोजन की निकालनी है। x मान लीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है तो फॉर हाइड्रोजन का +1, फॉर के लिए +4, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और आपका एक हाइड्रोजन का +1 इज इक्वल टू चार्ज क्या है? 0। तो यहां पे x क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों? x क्या आएगा? x, ठीक है, +2 और +1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया दोस्तों? -3। जी हाँ, बिल्कुल -3। मैं नेक्स्ट की बात करूं, क्या है? N2H4 N2H4। तो आपने इसका किया 2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया दोस्तों? -2। इधर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले की देखें हम लोग, तो अमोनिया NH3, इसकी x मानी आपने। एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है तो 3 के ऊपर क्या हो गया? +3 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। तो x क्या हो गया दोस्तों? -3। तो अब आपके पास सबकी ऑक्सीकरण अवस्था आ गई है। इसकी कितनी आ गई नाइट्रोजन की? -1/3। इसकी कितनी आई है दोस्तों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की -3। जी हाँ, इसकी कितनी आई है? -2। और इसकी कितनी आई है? -3। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप लोग बताएंगे, जी हाँ, आप लोग बताएंगे कि सबसे हाईएस्ट किसकी है दोस्तों? सबसे ज्यादा पूछी है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को आते हुए भी, जानते हुए प्रश्न को गलती कर लेते हैं कि वो देखते हैं हाईएस्ट कौन सी है। तो हाईएस्ट कौन सी बच्चों? ये हाईएस्ट है। ये 0 की तरह है, -1/3 ज्यादा है एज कंपेयर टू -3। ये ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि कम नेगेटिव है। आप जानते हो 0, -1 और -2 ज्यादा कौन सा होगा? -1 ज्यादा होगा। -1 क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू -2। तो आपके हाईएस्ट कौन सी है? दिस। तो आंसर जाएगा आपका ए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कहीं ना कहीं आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, जी हाँ, बिल्कुल, क्या बताना है आपको? ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रश्न है, ठीक है। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। जैसे CPMT में कई बार आया हुआ है और MPPT में भी आया हुआ, RPT में भी आया हुआ प्रश्न है। आपको क्या बतानी है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। जी हाँ, K2Cr2O7 के अंदर आपको
ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, किसकी बतानी है? क्रोमियम की। जी हाँ बिल्कुल, किसकी बतानी है? क्रोमियम की। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, अपने ऑर्गेनिक के अंदर यूज होता है और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है मेरे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये डी ब्लॉक का बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। जी हाँ बिल्कुल, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, हर एक विद्यार्थी उसका नाम याद होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हम लोग। तो पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। आप ध्यान रखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम और सीजियम और फ्रेंशियम, इनके ऊपर +1 होता है सबके ऊपर। तो बात की इसके ऊपर, एक के ऊपर क्या, इसको x मान लीजिए, एक के ऊपर +1 होता, दो के ऊपर क्या होगा? +2 +x। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? जनरल -2 होता। जी हाँ -2 होता। तो -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है? 7 इज इक्वल टू, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? चार्ज 0 है तो रख दिया, तो 2 + x -14। जी हाँ, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो कितना आएगा मेरे भाई? 2x आएगा। कितना आएगा? 2x। ठीक है, 2 क्रोमियम है तो 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे विद्यार्थियों 2x कितना हो जाएगा? 2x कितना आ जाएगा? 2x -12 इज इक्वल टू 0। x आ गया प्यारे विद्यार्थियों +6। तो क्रोमियम अपनी हायर ऑक्सीकरण अवस्था पे है जिसकी +6 है और +6 पे ये प्रेजेंट है और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा इसमें आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्रोमियम की इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों। तो कुछ इस टाइप की सी स्ट्रक्चर होती है। जी हाँ बिल्कुल, क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम और इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। जी हाँ, क्रोमियम क्रोमियम यहाँ बॉन्ड कितने हैं? 0। जी हाँ, क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड कितने हैं? 0। इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। ठीक है, ये कई बार जेईई में पूछा गया है। क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड क्या होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 इनमें रेजोनेंस होगी। तो क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड कितने हैं दोस्तों? 0। क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं? 1 है। और क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं? 6। तो 6 बॉन्ड सिमिलर है और 6 बॉन्ड क्या है? सिमिलर है और ये बॉन्ड अलग है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या पूछा गया है मित्रों? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जी हाँ बिल्कुल, ऑर्बिटल्स पूछा गया है आपको इन एनर्जी लेवल डिजाइन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। आपको मुख्य क्वांटम नंबर, जी हाँ मुख्य क्वांटम नंबर को n से निर्देशित किया गया है। ठीक है, तो इसके ऑर्बिटल्स के कुल संख्या बताइए। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आपको क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या पता होना चाहिए? क्वांटम नंबर क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वांटम नंबर ये मेरे भाई क्या होता है? एक इट इज सेट ऑफ 4 नंबर। ये क्या है दोस्तों? इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर which give complete information about a complete information about electron in an atom, in an atom। किसी भी एटम के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी कौन देता है? क्वांटम नंबर देता है। ये 4 टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि एटम में कहां प्रेजेंट है। चलिए, तो आपको ऑर्बिटल्स क्या होता है? वो स्पेस अराउंड द
न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ऑर्बिटस क्या होता है? एटम के आसपास की वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो, ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब दोस्तों जैसे कि आप एस में एक ऑर्बिटस बनाते हो, पी में 3 ऑर्बिटस बनाते हो और डी में 5 ऑर्बिटस बनाते हो। इस जो डिब्बे दिख रहे हैं आपको, जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं वो क्या है मेरे मित्रों? ऑर्बिटल्स है। जैसे एस में एक ऑर्बिटल्स है, पी में 3 है, डी में 5 है और एफ में 7 है। जो डिब्बे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अच्छा, किसी भी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, एक कक्ष, दूसरी कक्ष, तीसरी कक्ष, चौथी कक्ष, पहली कक्ष, दूसरी कक्ष, तीसरी कक्ष, चौथी कक्ष। इस कक्ष के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसका सूत्र होता है एन स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? एन स्क्वायर। एन क्या है? सेल नंबर। तो एन स्क्वायर इसका क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है कि एन स्क्वायर। आंसर जाएगा आपका, जैसे पहली सेल में 1 होगी, दूसरी सेल के लिए N2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगी, तीसरी सेल के लिए N3 पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, और फोर्थ सेल की कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ कक्षक इन ए सेल एन स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये भी क्वांटम नंबर का है। कई बार ऐसे प्रश्न RUSS के अंदर भी पूछे गए हैं। ठीक है, बेसिक प्रश्न है। आप देख सकते हो कि कितनी बार आ चुका है, ये एटलीस्ट 10 बार आया हुआ प्रश्न है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या पूछा गया है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जी हाँ, स्पेसिफिक क्या है? चुंबकीय क्वांटम नंबर क्या बताते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटम नंबर क्या थे? 4 थे। क्या थे? 4 थे। पहला कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जी हां, आपने अभी देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कक्षक के बारे में बताता है। किसके बारे में? कक्षक के बारे में। और ये सब कक्षक के बारे में बताता है, उप कक्षक के बारे में या सब सेल के बारे में। ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है, और क्या बताता है? ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन बताता है। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है प्यारे बच्चों? ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है दोस्तों? आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज, एनर्जी कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए, ठीक है, तो साइज, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको कक्षक के बारे में बताता है। जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, तो इसकी सेल के बारे में 1, 2, 3, 4, इस सेल के बारे में कौन बताता मेरे दोस्तों? सेल के बारे में कौन जानकारी देता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस सेल की ऊर्जा, सेल की एनर्जी, सेल का शेप, एनर्जी, साइज, शेप, किसकी? सेल की। और ये किसके बारे में बताता है? सब सेल के बारे में। ठीक है, और मैग्नेटिक किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में, या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कौन बताता है आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तमाम विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। जनरल प्रश्न है और ये पूछा गया भी है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है? द आयनिक बॉन्ड। जी हाँ, आयनिक बॉन्ड जनरली फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। आयनिक बंधन आमतौर पर तत्वों के संयोजन से बनते हैं। आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों कि आयनिक बंधन क्या होते हैं? आप सब जानते हो कि आयनिक बंधन क्या होते हैं? आपके मन में आया होगा कैसे बनते हैं ये? सिंपल सी बात करूं
तो A प्लस और B माइनस, A प्लस और B माइनस। सिंपल ही बंधन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन और अनायन। मैं कह सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन और आयन, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आपस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये कटायन है और ये अनायन है। और दुनिया का रूल है कि अनायन के बीच में और कटायन के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जी हाँ, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायंस। मैं बात करूं ये कैसे बना, तो प्यारे दोस्तों ए था, ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बन गया, कटायन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, कौन सी, आयनन ऊर्जा। कौन सी थी, आयनन ऊर्जा। और जो बी था, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और क्या बन गया, बी माइनस बन गया और ऊर्जा इसने बाहर निकाली, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पे आयनिक बॉन्ड बना, तो एक तो आपको ऊर्जा देनी पड़ी, कौन सी, आयनन ऊर्जा देने वाली। कौन सी है, देने वाली, देने वाली। और ये ऊर्जा कौन सी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो आपको मिली, जो आपको मिली। तो बॉन्ड अच्छा कौन सा बनता है, एनर्जी जिसमें ज्यादा रिलीज हो। जब बॉन्ड बना कटायन प्लस अनायन आपस में पास पास आए तो ए बी बना, तो जिसमें ऊर्जा ज्यादा मिलती है वो अच्छा बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके लिए बॉन्ड अच्छा कौन सा था, जो ऊर्जा आपको देनी कम पड़े और मिले ज्यादा। क्या बोला मैंने, ऊर्जा आपको देनी कम पड़े और मिले ज्यादा, वो अच्छा बॉन्ड होता है। तो आपको देनी कौन सी पड़ रही है, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए मेरे भाई, कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड के लिए आपको देने वाली ऊर्जा कम होनी चाहिए और मिलने वाली क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो अच्छा बॉन्ड होगा। तो चलिए हम ऑप्शन की ओर। हाई आयनाइज एनर्जी, नहीं बच्चों, हाई नहीं, लो होनी चाहिए। लो आयनन ऊर्जा, जी हाँ, लो आयनन ऊर्जा या आयनन पोटेंशियल, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जी हाँ, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये आंसर आपका बी सही है। ठीक है, लो आयनन ऊर्जा, लो ये भी नहीं हो सकता। लो आयनन, हाई आयनन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, क्या होना चाहिए, आयनन ऊर्जा आपकी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये आयनिक बॉन्ड की कंडीशन है। ठीक है, चलिए आप जानते हो बच्चों बॉन्ड 4 टाइप के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। और आप जानते हो आयनिक बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है, मेटल्स प्लस नॉन मेटल के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो मेटल्स क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए फॉर ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको इसमें पूछा गया दोस्तों कि आयनिक बॉन्ड एज वेल एज क्या है, आयनिक और सहसंयोजक बंधन मौजूद थे। इसमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसके अंदर सहसंयोजक बंध भी है और आयनिक बॉन्ड भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आयनिक बॉन्ड मैंने आपको अभी बताया, और सहसंयोजक बंध कौन सा होता है, सहसंयोजक बंधन जब क्या होता है, एक था ए एक था बी, दोनों ने मुलाकात करके ए बी बना लिया। और किससे बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बना, एक ए बी का और एक ए का। किससे बना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है दोस्तों, सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंधन। ठीक है, वहां पे आयनिक में क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वहां कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और यहां कैसे होता है, शेयरिंग से। ठीक है, तो अब होता क्या बच्चों, जैसे मैं बात करूं CCl4 की,
तो प्यारे विद्यार्थियों कार्बन था, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इसने क्लोरीन से शेयर कर दिए, ठीक है, क्लोरीन से शेयरिंग कर दी और ये बॉन्ड बन गया। तो सारे कौन से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसकी बात करूं मैं दूसरे की, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम +2 होता मित्रों और 2 Cl मिलके, ठीक है, क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। तो मेरे भाई एक मेटल और एक नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक। तो ये कौन सा है मेरे भाई, आयनिक बंध है, आयनिक बॉन्ड। क्योंकि एस ब्लॉक का क्या है, मेटल से, एस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में नॉन मेटल होते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसकी बात करूं मैं अमोनियम क्लोराइड की, तो मेरे दोस्तों अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, अमोनियम प्लस और Cl- आपने देखा होगा। तो अमोनियम क्लोराइड में जो ये बंधन है, इसका और इसका, ये कौन सा है, आयनिक बंध है। कौन सा मेरे भाई, आयनिक। क्यों, क्योंकि कटायन और अनायन का इसका बंध कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। कटायन और अनायन के बीच से कौन सा है, आयनिक है। मगर आप देखो जो आपका अमोनिया बना हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, इसके अंदर जो बंध है वो कौन सा, ये कोवलेंट बंध है। जी हाँ, सहसंयोजक बंध है। तो आप देखिए इसके अंदर ये कौन सा है, सहसंयोजक बंध है। तो आपको इसमें दोनों टाइप के बंधन है, कौन से, आयनिक भी है और सहसंयोजक बंध भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, कई बार ऐसा RUSS वाले, यूपी सीनियर वाले पूछ लेते हैं जनरल के लिए। तो आज जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं बेसिक प्रश्न है, जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आपको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों एक जब कभी आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पूछे या इलेक्ट्रॉन की कमी वाला पूछे, तो एक बात को ध्यान रखना हमेशा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिनकी अष्टक पूर्ण नहीं हो, अष्टक पूर्ण नहीं हो, मतलब क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। एक रूल आया था बच्चों, ऑक्टेट रूल्स। क्या आया था, ऑक्टेट रूल्स। उसमें क्या था कि हर एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करता है, या गेन करता है, या शेयरिंग करता है। अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, अपनी ऑक्टेट को पूरी करने के लिए एक रूल आया था कि वाई जो एलिमेंट है, वो जो तत्व है, वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं। इसका कारण क्या था कि अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए हर एक तत्व क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या लॉस करता है, या शेयरिंग करता है। उसकी दिल की यही इच्छा होती कि अष्टक पूर्ण हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑक्टेट रूल्स आया था, अपने बाहर वाली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं। मगर इसका जो बहुत सारा अपवाद था, एक्सेप्शन था, ऐसे बहुत सारे तत्व थे जिनकी अष्टक पूर्ण नहीं थी। जैसे बात करूं मैं बोरॉन फैमिली की, तो बोरॉन के फैमिली में कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। बोरॉन फैमिली में बात करूं तो इसके 5 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2 और 2p1। ये इसकी सबसे बाहरी कक्ष है, या फिर संयोजी कक्ष है, या वैलेंस सेल है। इस वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के, मेरे भाई कितने हैं, 2 और 1 3। जी हाँ सर, बिल्कुल 3 है। और 3 ये किसी के साथ बंध बनाएगा, क्या बनाएगा, जैसे ये बना लिया इससे बंध, 3 क्लोरीन के साथ बना दिया, तो कितने हो गए अष्टक, किसके कितने हो गए, अभी कितने हुए, 6 हुए। इसकी अष्टक क्या पूर्ण हो गई, नहीं हुई सर, अभी कितने हुए, 6। इसको इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दुनिया में जब कभी आपको बोरॉन फैमिली वाले दिखे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कोई कंपाउंड दिखे, तो उनकी अष्टक पूर्ण नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो आप देखिए प्यारे भाइयों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके सारे तत्वों के जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और जो भी तत्व आप देख सकते हो, जैसे मैं बात करूं आयोडीन की, आयोडीन में कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। इसने एक क्लोरीन के साथ बंधन कर दिया, एक क्लोरीन का, एक खुद का। जी हाँ सर, देखिए अब इसकी भी पूर्ण होगी अष्टक का, और इसकी भी क्या होगी, पूर्ण होगी। अब सबकी अष्टक पूर्ण है लेकिन इसकी अष्टक पूर्ण नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसकी बात करो आप तो नाइट्रोजन कितने होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसने 3 नाइट्रोजन के साथ बंधन बना लिया। देखिए देखिए हाइड्रोजन की अष्टक पूर्ण, ऑक्सीजन क्या होगी, पूरी होगी। नाइट्रोजन कितनी होगी, 2 2 4 2 8, अष्टक पूर्ण होगी। सबकी अष्टक पूर्ण है, आपको आंख बंद करके बोरॉन फैमिली वाले को टिक लगाना है, नो डाउट। चलिए ऐसे आप इसका देख सकते हो, इसके पास 5 होते हैं। कैसे होते हैं, 5 होते हैं बच्चों। 3 इससे बंधन बना लिए, तो कितने हो गए मेरे मित्रों, 8 पूर्ण हो गए। देखिए 2 2 4 6 8, इसकी भी अष्टक पूर्ण है लेकिन इसकी अष्टक पूर्ण नहीं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सेम प्रश्न है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करे, अष्टक रूल को फॉलो ना करे, ठीक है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करे। मैंने आपको बताया ऑक्टेट रूल क्या था, अभी मैंने बताया ऑक्टेट रूल्स क्या होता है। ऑक्टेट रूल्स क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो हर एक एटम की एक इच्छा होती है कि अपने ऑक्टेट को पूरी करे। सहयोगी सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर संयोजी सेल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन पूर्ण करे। ठीक है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है, शेयरिंग करता है, कुछ भी कर सकता है। तो बच्चा पार्टी, मैंने आपको एक्सेप्शन अभी बताया कि जब कभी भी ये आए बोरॉन फैमिली वाला, उनकी अष्टक पूर्ण नहीं होती। देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली सेल में 3 है, 3 इसने शेयरिंग कर दी, कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, अष्टक पूर्ण नहीं हुई। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। अभी जस्ट हमने इसकी बात की है। नेक्स्ट मैं बात करूं मेरे दोस्तों, प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CN। क्या पूछा है, समान इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, समान हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए दोस्तों कि CN दिया हुआ है, CN के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकालो। तो कार्बन में कितने होते हैं, आप जानते हो किसी एटम के अंदर जिसका उसका एटॉमिक नंबर होता है, जैसे आप इसे लिखते हो A और Z, जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता दोस्तों, वही उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। किसमें, उदासीन के अंदर। किसके अंदर, उदासीन के अंदर, उदासीन आयंस के अंदर। तो आपके कार्बन के पास कितने थे, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने थे, 6। तो एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन के अंदर। तो 6 किसके हो गए, कार्बन के। 7 किसके हो गए, नाइट्रोजन के। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो एक और ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 14। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ये देखना है इनमें से 14 किसके पास है, कार्बन के पास कितने होंगे, यहाँ पे 6, एटॉमिक नंबर 6 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 8। तो कितने होंगे दोस्तों, 14।
तो पहला ही आंसर आपका हो गया। लेकिन नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, एक के पास 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो कितने हो गए 14 प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया इस एटम को छोड़ के, तो कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऐसे इसकी बात करूं N2 का मतलब क्या हुआ 7 इसमें +7 इसमें, माइनस का मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ऐड हो गया, बाहर से आके ऐड हुआ तो आप ऐड कर लोगे तो कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, ऐसे इसकी बात करूं मैं तो इसके अंदर कितने होंगे 16, एक के अंदर 8 तो 8 प्लस मतलब -1 तो कितने हो गए और 15। आंसर क्या होगा दोस्तों ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एएमयू में आया हुआ प्रश्न है, तो तमाम विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 टर्म और है, एक आइसोबार, एक आइसोटॉप, इस टर्म का भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो। ठीक है, और एक होता है आइसोबार जिसके अंदर बच्चों मास नंबर सेम हो, परमाणु भार क्या हो, परमाणु भार क्या हो समान हो, परमाणु भार समान हो उसे बोलते हैं आइसोबार, और परमाणु क्रमांक समान हो उसे बोलते हैं आइसोटॉप। तो प्रत्येक विद्यार्थी को ये तीनों टर्म आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इस टाइप के प्रश्न मोस्ट कॉमन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि प्री नर्सिंग के एग्जाम जैसे मैं बात करूँ, यूपी सीनियर का बात करूँ, एमपी पीएनएसटी की बात करूँ, साथ ही साथ आरयूएसएस की बात करूँ, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड फॉर्म बाय, सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। तो दोस्तों कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं मैं, कोऑर्डिनेट या सहसंयोजक बंध की बात करूं तो यहां पे क्या होता है, एक डोनर एटम होता है दोस्तों और एक एक्सेप्टर एटम होता है, दिस इज द डोनर एटम, और ये ग्रहण करने वाला एक्सेप्टर, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है और इसके पास लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और ये बॉन्ड बन जाता है डी और ए के बीच में इस टाइप का। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों किसके होते हैं, एक ही एटम के होते हैं, एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऐसा लाइक एक कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवैलेंट के बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, इक्वल शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट के होते हैं, एक ही एटम के होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ जाते हैं और बॉन्डिंग बन जाती है। इस टाइप के बंधन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर तो किस में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयनिक में होता है, शेयरिंग किस में होती है, कोवैलेंट में होती है, और डोनेशन किस में होता है आपका कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जीरो डाइपोल मोमेंट। प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या पूछा गया, जीरो निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव अपूर्ण शून्य है, डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है। प्यारे विद्यार्थियों डाइपोल मोमेंट्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, डाइपोल आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, डाइपोल पढ़ा होगा, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कुछ डी डिस्टेंस पे रख लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। डाई का मतलब दो, पोल मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम लोग किसी भी दो चार्ज को डिस्टेंस डी से डी पे रख लेते हैं तो उसे बोलते हैं डाइपोल्स, क्या बोलते हैं डाइपोल। इस डाइपोल में ऐसी सतहों का बताना डाइपोल मोमेंट किसका जीरो है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जिसमें लोन पेयर आए, लोन पेयर आए, लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का
नॉन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। जिसमें लॉन पेयर आ गया उसका हमेशा कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जो कौन से हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्या हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हो, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। चलिए जैसे मैं बात करूं CCl4 की, तो ये कार्बन 3 क्लोरीन। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, किसकी, कार्बन की। तो डाइपोल मोमेंट का पोजीशन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सारे सिमिलर बॉन्ड है, कोई लॉन पेयर नहीं है और सारे अपोजिट है। तो नेट जो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा दोस्तों, जीरो। क्या आएगा, जीरो आएगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्योंकि कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल है। पर यहां पे सर अलग अलग आ गए, एक क्लोरीन आ गया तो नॉन जीरो होगा, यहाँ फ्लोरीन आ गया नॉन जीरो होगा, यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन आ गया नॉन जीरो होगा। ध्यान रखना यदि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ जाए जैसे CS4 है, इसका क्या होगा, जीरो होगा। हाँ ये देखना है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर कोई लॉन पेयर ना हो, लॉन पेयर ना हो और सिमेट्रिकल हो तो कैसा होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। या फिर आप ज्योमेट्री बना के भी देख सकते हो कि किसका जीरो और किसका नॉन जीरो। अब प्यारे विद्यार्थियों आप सब जानते हो कि होली का त्यौहार चल रहा है और उत्कर्ष परिवार आप सबके लिए लेके आया है होली हंगामा ऑफर। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, होली हंगामा ऑफर, जिसके अंदर आपको अप टू 90% डिस्काउंट है नर्सिंग के तमाम कोर्सेज पे। नर्सिंग एंट्रेंस के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट के साथ ही साथ होली का खास क्या है, खास बच्चा पार्टी आपको अप टू 100% कैश बैक का भी ऑफर है। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है। यदि आप उत्कर्ष से कोई भी कोर्स परचेज करते हो नर्सिंग एंट्रेंस का तो उसमें आपको 90% डिस्काउंट तो मिलेगा, साथ ही साथ अप टू 100% आपको कैश बैक रिफ्लेक्ट करेगा आपके अकाउंट के अंदर, यूपीआई के अंदर जिसके आपने ट्रांसफर किया था विद इन 5 to 7 डे। और साथ ही साथ एक और खास बात है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो उत्कर्ष से पहले भी जुड़े हुए हैं या उत्कर्ष से कोई पहले से पेड स्टूडेंट है, सभी पेड स्टूडेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा जब आप होली कूपन ऐड करोगे, कूपन अप्लाई करोगे HOLI। मगर ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, ये ऑफर सिर्फ 9 मार्च से 22 मार्च तक है। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हो, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हाँ बिल्कुल, यदि आपका सपना है इस बार मेडिकल कॉलेज फतेह करने का तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका। साथ ही साथ उत्कर्ष परिवार लेके आया आपके लिए एक मास्टर पास। जी हाँ BSc नर्सिंग मास्टर पास। सर ये मास्टर पास खास क्या है कि कोई विद्यार्थी डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करता है, जैसे बात करूं कोई गुड़िया एम्स नर्सिंग की भी तैयारी कर रही है, RUSS की भी तैयारी कर रही है, तो क्या उसको सर अलग अलग कोर्स परचेज करने पड़ेंगे? जी नहीं बिल्कुल, उसको यदि मास्टर पास आप परचेज करते हो तो उसके अंदर जितने ये नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे एम्स का हो गया, RUSS का हो गया, UPC नेट का हो गया, सभी कोर्स एक ही कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके फीचर्स के एस्पेक्ट के अंदर आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, MCQ बैच मिलेगा, ई-नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्लास PDF। 6 मंथ के ऑप्शन में मात्र 2000 रुपये, 12 मंथ और 24 मंथ के आपसे अवेलेबल है। नेक्स्ट में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों जो राजस्थान से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए खास होली आरोग्य बैच है। प्राइम का और स्टैंडर्ड का दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। वो तमाम विद्यार्थी
जो एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, आप जानते हो एम्स की एग्जाम डेट आ चुकी है, उनके लिए सुनहरा मौका है। आरोग्य एम्स, जी हाँ बिल्कुल, आरोग्य एम्स प्राइम और स्टैंडर्ड, मात्र आपको 1400 रुपये और 900 रुपये के अंदर। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए आरोग्य यूपीसी नेट, जी हाँ बिल्कुल, आरोग्य यूपीसी नेट जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, प्राइम और स्टैंडर्ड। मगर ध्यान रखें, ये ऑफर मात्र 9 मार्च से 22 मार्च तक है। आगे वो विद्यार्थी जो अभी भी 12th पास करके आए हैं, सर हमने पूरे साल तैयारी करी नहीं है, क्या अब भी पॉसिबल है सर? जी हाँ बिल्कुल, 75 डे टारगेट बेस, जिसके अंदर आपको क्रैश कोर्स के थ्रू आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। दो ऑप्शन अवेलेबल है, प्राइम और स्टैंडर्ड। नेक्स्ट मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी, वो राजस्थान के तमाम विद्यार्थी जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है कि 100 डे टारगेट बेस, जी हाँ बिल्कुल 100 डे टारगेट बेस, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो। वो तमाम विद्यार्थी जो अभी भी 12th पास करके आए हैं, उनके पास एक शानदार सुनहरा मौका है, जिसके पास प्राइम और स्टैंडर्ड के ऑप्शन अवेलेबल। और प्यारे विद्यार्थियों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो खुद का मूल्यांकन आकलन बहुत जरूरी है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो उसके लिए उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज, जी हाँ बिल्कुल, कौन सी? टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको एम्स का, आरयूएसएस का और यूपीसी नेट के एम्स पैरामेडिकल की टेस्ट सीरीज मिलेगी मात्र 150 रुपये के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है आपका मास्टर पास, जी हाँ बिल्कुल, मास्टर पास के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मास्टर पास, इसके अंदर आपको सारे कोर्सेस एम्स, पैरामेडिकल्स, आरयूएस, यूपीसी नेट के तमाम कोर्सेस के जो बीएससी नर्सिंग की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी होली बच्चों।